हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है, कौन? तो रामविलास शर्मा, ठीक है। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी समीक्षक रहे। रामविलास शर्मा की कुछ प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, जैसे प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा। प्रेमचंद, भारतेंदु युग, प्रेमचंद, भारतेंदु युग, प्रगति और परंपरा, प्रगति और परंपरा, निराला। ये सभी किनकी आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो रामविलास शर्मा की प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद और उनका युग, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर, इसमें जो तीन हमसफर की चर्चा की गई है वह कौन है? निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर, कथा समय में तीन हमसफर। इस कृति में जो तीन हमसफर के बारे में बताया जा रहा है, ये कौन रहे? तो ये रहे कृष्णा सोबती, मनु भंडारी और उषा प्रियमवदा। कथा समय में तीन हमसफर है कृष्णा सोबती, मनु भंडारी और उषा प्रियमवदा। इसके अलावा यह रचना किनके द्वारा है? तो निर्मला जैन के द्वारा रचित है यह कृति। निर्मला जैन की कुछ प्रमुख अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार है। आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं। निर्मला जैन की अन्य आलोचनात्मक कृति इस प्रकार है। आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं, आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। रस सिद्धांत और रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। इसके अलावा हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, ठीक है। हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं दिया गया है? मिश्र बंधु की रचना रही, मिश्र बंधु की आलोचनात्मक कृति रही हिंदी नवरत्न, जो कि 1910 ईस्वी में रची गई, ठीक है। इसका काल क्या रहा? 1910 ईस्वी। इसमें किस कवि को स्थान नहीं दिया गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। हिंदी नवरत्न में सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। हिंदी नवरत्न नामक रचना में सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने देव बड़े की बिहारी, ठीक है, देव बड़े की बिहारी, इस विवाद को प्रारंभ किया था। इन्होंने देव को इसके द्वारा इन्होंने इस विवाद के द्वारा इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया। इस विवाद के द्वारा मिश्र बंधुओं ने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूरदास के समकक्ष स्थान दिया था। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कामायनी एक पुनर्विचार किनकी कृति है? तो मुक्तिबोध, ठीक है। कामायनी एक पुनर्विचार कृति रही मुक्तिबोध की। इस कृति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो इस कृति का प्रकाशन सन 1961 ईस्वी में हुआ। इनकी कुछ अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं, मुक्तिबोध की कुछ अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष,
नई कविता का नई कविता का नई कविता का आत्मसंघर्ष नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये दो प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ है किनके द्वारा रचित? तो गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, 1 मिनट रुक जाइएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? इनमें से सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो सौष्ठववादी आलोचक है इनमें से नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। रंग दर्शन के रचनाकार कौन रहे? रंग दर्शन के रचनाकार कौन रहे? रंग दर्शन के रचनाकार कौन रहे? तो रंग दर्शन के रचनाकार रहे नेमी चंद्र जैन। रंग दर्शन के रचनाकार रहे नेमी चंद्र जैन। नेमी चंद्र जैन की कुछ प्रमुख कृतियां रही। अधूरे साक्षात्कार। नेमी चंद्र जैन की कुछ प्रमुख कृतियां रही। कौन कौन से? अधूरे साक्षात्कार, अधूरे साक्षात्कार, बदलते परिप्रेक्ष्य, बदलते परिप्रेक्ष्य, बदलते परिप्रेक्ष्य, रंग परंपरा, दृश्य अदृश्य, रंग परंपरा, दृश्य अदृश्य। ठीक है। इसके अलावा भारतीय नाट्य परंपरा, भारतीय नाट्य परंपरा, भारतीय नाट्य परंपरा। ये कुछ अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ रहे किनके द्वारा रचित? तो नेमी चंद्र जैन के द्वारा रचित। अगला प्रश्न देखेंगे। आलोचनात्मक ग्रंथ या फिर कहे तो उनकी कृतियां, उनकी रचनाएं, नेमी चंद्र जैन की रचनाएं। अगला प्रश्न है, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं निम्न में से कौन? हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक रहे डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक डॉक्टर नामवर सिंह। इनकी कुछ अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। डॉक्टर नामवर सिंह की कुछ अन्य आलोचनात्मक कृतियां, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना। ठीक है। इसके अलावा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कहानी, नई कहानी। फिर से बोल रही हूँ, पहला बोला मैंने हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, लिख देती हूँ मैं, हिंदी के विकास में, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। दूसरा बोला छायावाद, छायावाद। तीसरा
इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना। इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। ठीक है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। कहानी, नई कहानी। कहानी, नई कहानी। ठीक है, ये कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ रहे इनके द्वारा रचित, तो डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? यह कथन किसके प्रति कहा गया है? तो यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के विषय में कहा गया है। किनके द्वारा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगला प्रश्न है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है। यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति यह कथन बच्चन सिंह ने अपनी रचना हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो बच्चन सिंह के द्वारा। किस ग्रंथ में? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, बच्चन सिंह के द्वारा रचित, बच्चन सिंह के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक आलोचनात्मक ग्रंथ में बच्चन सिंह ने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति कहा है उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चन सिंह का। यह कथन रहा बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है नामवर सिंह जी का। यह कथन है नामवर सिंह जी का। अगला प्रश्न है, आज का हिंदी निबंध साहित्य, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीति काल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है? आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बाबू गुलाब राय का। यह कथन है बाबू गुलाब राय का। आगे बढ़ेंगे, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।
अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने अंधेरे में नामक कविता को अपराध भावना का अनुसंधान, किस आलोचक ने अंधेरे में नामक कविता को अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता कहा है? रामविलास शर्मा ने। ठीक है, रामविलास शर्मा ने अंधेरे में नामक कविता को अपराध भावना का अनुसंधान और आरक्षित जीवन की कविता कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता? निम्नलिखित में से किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता? तो श्याम सुंदर दास को भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता। श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग से संबंधित रहे। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। हिंदी में आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। इनके कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, साहित्यलोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य। ठीक है, साहित्यलोचन, पहला साहित्यलोचन बोला मैंने, दूसरा भाषा विज्ञान, तीसरा बोला हिंदी भाषा और साहित्य। ये कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ में से कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ के नाम है। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है? किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता है? किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता है? आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम क्या है? मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम क्या है? तो भारत इतिहास और संस्कृति। प्रतिबंधित पुस्तक का नाम है भारत इतिहास और संस्कृति। आगे बढ़ेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? तो रामविलास शर्मा की यह आलोचनात्मक कृति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। रामविलास शर्मा के कुछ अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ है, प्रेमचंद, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। ठीक है, कौन कौन सी रचना बोली मैंने? प्रेमचंद, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। महावीर प्रसाद हिंदी नवजागरण। ठीक है, हैंड राइटिंग सही नहीं हो रही है, लेकिन ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ निराला जी की कविता लिखा? किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ लेख निराला जी की कविता लिखा, जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुई? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखा? भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं नामक रचना किसने लिखा है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की ही यह आलोचनात्मक कृति है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की ही आलोचनात्मक कृति है। इसके अलावा इनकी आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना भी कहा गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना भी कहा गया है। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। ध्वंसात्मक, ठीक है, आलोचना कहा गया है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह कथन किसका है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह कथन रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे बढ़ेंगे, देव और बिहारी किसकी पुस्तक है? देव और बिहारी किसकी पुस्तक है? देव और बिहारी किसकी पुस्तक है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक है देव और बिहारी, ठीक है। इसके अलावा इस पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया गया है। देव और बिहारी नामक पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया गया है। इसके अलावा लाला भगवान दिन के द्वारा रचा गया है बिहारी और देव। कौन सी रचना है? बिहारी और देव नामक रचना किनके द्वारा रचा गया है? तो लाला भगवान दिन के द्वारा, जिसमें बिहारी को देव से बड़ा कवि सिद्ध किया गया है, ठीक है। बिहारी को देव से बड़ा कवि सिद्ध किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस लेखक को आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है? इनमें से किस लेखक को आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है। हिंदी आलोचना का विकास भारतेंदु युग से माना जाता है तथा हिंदी आलोचना के क्षेत्र में सम्राट किसे माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन है? विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह। ये पंक्तियां किनकी है? डॉक्टर बच्चन सिंह की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। क्या कहा है इनको? विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है, ठीक है। इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसी के बारे में पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के बारे में तो काफी बार पूछा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अगला प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह कथन किसका है? इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह कथन किसका है? तो यह कथन रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।